हेलो। तो कैसे हम सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में ना। तो आज क्लास में बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का आता है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जो 3 नंबर का होता है बच्चा, वो होता है एमसीक्यू वाला, है ना। 3 नंबर का एमसीक्यू वाला होता है और 7 नंबर का हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव वाला। टोटल मिला के हमारे पास होता है 10 नंबर। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस तरह से पढ़ा दूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वही एग्जाम में आ जाए, है ना। क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था, है ना, कि जो मैंने, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनसीन पैसेज। मतलब कि एक ऐसा पैसेज आएगा, एक ऐसा पैराग्राफ आएगा जिसको आपने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि जो पैसेज, जो पैराग्राफ को मैंने पढ़ाया था वही सेम एग्जाम में देखने को मिला था, है ना। तो इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रख के इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। ध्यान देखो इसमें क्या होता है ना। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं, है ना, जिनको अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझ में आता है, एक जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता, है ना। कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ के जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं ना, इतना खतरनाक से पैराग्राफ होता है ना, उसकी वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंसर छाट के लिख ही नहीं पाते, है ना। तो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती और जिनको थोड़ा बहुत आता है ना, वो कैसे करेंगे, है ना। इसमें एक बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है, सर वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, सेम मीनिंग वाला या अपोजिट वर्ड कुछ रहता है ना, ठीक है। उसको भी, उसका करने का भी मैंने आपको जुगाड़ खोज के लाया है, ठीक है ना। सारी बातें बताऊंगा, वीडियो क्लास तक जरूर देखना, ठीक है बच्चा। तो ये स्टार्ट कर। देखो आज क्लास में क्या करने वाले हैं, टोटल 11 प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जो 3 क्वेश्चन होंगे बच्चा, वो होंगे एमसीक्यू के, और 8 क्वेश्चन जो होंगे, है ना, 8 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आंसर लिखने वाले के, है ना। क्योंकि ये क्या होता है ना, यह एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपने ठीक ठाक से प्रैक्टिस करी है तो आप इसके बिल्कुल सही आंसर लिख के लाओगे। और इसमें क्या होता है कि ये अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। और कभी भी इसको लास्ट में सॉल्व करने की गलती बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले ही सॉल्व करें और इतना अच्छा करें कि एग्जामों को लगे कि जब बच्चे ने इसको इतना अच्छे से करा है तो बाकी क्वेश्चन सही किया होगा, है ना। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, सुबह का टाइम होता है और माइंड बिल्कुल शांत होता है। तो शांत मन से अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, समय कम बचता है, तो आप अगर हड़बड़ी में करेंगे तो वो गलत करके आएंगे। इसलिए पहले ही करें, माइंड को बिल्कुल शांत रखें। वो जो शुरुआत की जो 15 मिनट मिलता है आपको पेपर पढ़ने के लिए, उसमें आप कोशिश करो कि आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को मैं इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रख के बना रहा हूं, ठीक है ना। मतलब कि मैं खुद को आपकी जगह रख के इसको सॉल्व कराऊंगा भी, है ना, ठीक है। हम और आप मिलकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सही तरीके से छाट कर लिख पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, पक्का। जैसे मैंने 2-3 आपको करा लूंगा, तो चौथा जैसे आपको करना होगा तो क्या करना, वीडियो को पॉज करना और खुद से इसके आंसर ढूंढ के लिखना और फिर मिलाना मेरे से कि मैंने सही करा या नहीं करा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप बिल्कुल सही करके आओगे एग्जाम में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ओके ओके। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं सब कुछ व्यवस्था करके लाया हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाऊँगा, है ना। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ से अपने फ़ोन में पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखना है। और आप और हम, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप और हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे और दोनों मिलकर, है ना, बेहतर से बेहतर इसमें नंबर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चा। देखो हार नहीं मान सकते, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, है ना। पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और नंबर लेके आना है। मन नहीं कर रहा, भाड़ में जाए मन। मन का मतलब ही होता है ना, मन कभी हाँ करता ही नहीं। इसको जितना भी तुमको अच्छा काम करने के लिए ना, सुबह उठना है ना, सुबह से एक्सरसाइज करनी है ना, पढ़ना है ना, मन का मतलब ही होता है ना। ये आपको हाँ करेगा ही नहीं, तो मन को छोड़ दो, है ना। काम करना है। मन इधर कह रहा है नहीं, तुम कह रहे हो हाँ हम कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ते रहो। मन कह रहा है नहीं, हम कह दो कहाँ पढ़ रहे हैं, बात खत्म। तो इस वक्त में आपको संभालना होगा खुद को, है ना। ये नहीं कि मन नहीं कर रहा तो बस सो रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई करते बच्चा, ठीक है, देखो ध्यान से, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके अब तक बोर्ड पर आ चुका होगा। इसमें क्या लिखा है, 1 से लेके 3, है ना। मतलब कि जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है, सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। सबसे पहले हम एमसीक्यू वाला करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला, यानी कि आंसर लिखने वाला। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट क्वेश्चन फॉलोड। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव कीजिए, है ना, अपना आंसर देने के लिए। तो यही गलती आपको नहीं करना है ना। पहले आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मतलब पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना। इसने क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके ऑप्शन को पढ़ना है। और क्वेश्चन में जो शब्द है या ऑप्शन में जो शब्द है उसको ढूंढने का प्रयास करना है कि वह कहाँ पे मिल रहा है। जो पहला क्वेश्चन होगा वो पक्का है कि वो शुरुआत के 1, 2 या 3 लाइन में आपको मिल जाएगा।
दूसरा जो होगा वो 3 लाइन के बाद मिलेगा, और तीसरा जो होगा वो कई बार लास्ट में मिल जाता है, लास्ट के 2-3 लाइन में, या कई बार आपको ऊपर में मिल जाता है ना। इसका ध्यान देंगे, ठीक है बच्चा, एकदम रट्टू तोता की तरह नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल शांत मन से करेंगे, सही करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए तो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। आपको कोई इसकी हिंदी विंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है ना। जब एकदम से कुछ भी नहीं आ रहा होगा तब हम कोशिश करेंगे कि कुछ इसका थोड़ा बहुत हिंदी निकाल लें, लेकिन फिलहाल आपको इसकी हिंदी विंदी नहीं जाननी है, सिंपल आपको आंसर लेके आना, बात खत्म। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। ऑप्शन है इन द जंगल्स, बी है इन स्कूल, सी है इन द माउंटेन्स, और डी है इन फैक्ट्रीज। तो ऊपर से पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही फॉट hard to free his country from the English but was badly defeated. He hid himself in the mountains। देखो यहाँ पे आ गया ना माउंटेन्स, ठीक है, तो जैसे ही माउंटेन्स आ गया तो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। आप चेक कर लो, कहीं पे यहाँ पे जंगल्स नहीं आया है, कहीं यहाँ पर स्कूल नहीं आया है ना। आप आगे पढ़ के इसको देख लेना, कहीं पर यहाँ फैक्ट्रीज नहीं आया है, इसलिए इन द माउंटेन्स वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पहला है, पहले का कौन सा हो जाएगा, पहला का आपका हो जाएगा बच्चा सी वाला ऑप्शन। जो सी वाला ऑप्शन है आपको इसको क्या कर देना बच्चा, पूरी तरह से ऐसे गोला करके भर देना है, ठीक है, यानी पहले का हो जाएगा आपका सी। बात क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही हैज हैप्पी, सैड एंड विदाउट होप, अ हार्ट पेशेंट स्ट्रॉन्ग। अब इसको ढूंढते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था माउंटेन्स तक, यानी दूसरी लाइन तक। आगे बढ़ते हैं। वन डे वेन हाइडिंग इन अ केव ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, यानी यहाँ पे मिल गया ना, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड। कह रहा है कि इट मीन्स, देखो जब भी मीन्स वाला प्रश्न होता है ना, इसका मतलब क्या है, डाउन हार्टेड का मतलब क्या है। अगर वो बात लिखा होता कि डाउन हार्टेड मीन्स, अगर ये बात को लिखा होता कि ये जो है वो पैसेज में है, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन देखो तीसरा, क्या लिखा है, विच वर्ड इन द पैसेज, इन द पैसेज, यानी कौन सा शब्द जो पैराग्राफ में है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना कि विच वर्ड इन द पैसेज, तो जब पैसेज में नहीं लिखा गया है तो इसका आंसर आपको खुद से देना पड़ेगा, यानी समझ के, है ना, कि सर है ना इसका मतलब क्या है, मीन्स, है ना, यानी कि जो डाउन हार्टेड है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो डाउन हार्टेड, डाउन मतलब नीचे, हार्टेड मतलब उसका जो दिल है वो नीचे हो गया। दिल नीचे का मतलब क्या हो गया, जैसे नीचे हो जाना। कहने का मतलब ये होता है कि आप अब हैप्पी तो नहीं हो सकता ना, हैप्पी मतलब कि आप खुश हो गए पूरी तरह से, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, सैड एंड विदाउट होप, है ना, ऐसा हो सकता है, इसको भी ऑप्शन में रखते हैं। अ हार्ट पेशेंट, ये तो आउट ऑफ चला गया, आपको उसका मीन्स बताना, वो हार्ट पेशेंट थोड़ी था। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता क्योंकि डाउन है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैड एंड विदाउट होप। सैड मतलब कि वो दुखी हो गया था, विदाउट होप मतलब उसके अंदर कोई आशा ही नहीं बचा था। तो डाउन हार्टेड, डाउन हार्टेड मतलब तो दिल का छोटा हो जाना, है ना, मतलब कि ये मान लेना कि अब मैं हार चुका हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दुखी हो चुका हूं, ठीक है ना, तो ऐसे करके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का बी वाला, ठीक है, तो दूसरे का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड, है ना। तो फेल्ड का अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है विलोम, विलोम मतलब उल्टा। तो क्या हो जाएगा, वॉज्ड, बी डिफीटेड, सी सक्सीडेड, और डी ट्राइड, है ना। अब देखो, अब मैंने कहा कि जो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, एक बात सिंपल सुनो, ठीक है, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आपको बेसिक्स वर्ड मीनिंग आती है या नहीं, और इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका है ही नहीं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आएगा, है ना। अगर आपको बेसिक अंग्रेजी समझ में आती है तो आप कर लेंगे, पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फेल्ड, फेल्ड का मतलब क्या होता है, हारना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सीडेड, यानी सफल होना, यानी जीतना, ठीक है। तो ए नहीं होगा। डिफीटेड का मतलब होता है हारना। अगर ये पूछता फेल्ड का मीन्स, है ना, यानी कि फेल्ड मीन्स, अगर ये फेल्ड का मीन्स पूछता तो हम लिख देते डिफीटेड, है ना, डिफीटेड, ठीक है। पर ये नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, इसका अपोजिट। अगर हमसे अपोजिट पूछा तो क्या हो जाएगा बच्चा, सक्सीडेड, है ना, मतलब कि फेल मतलब हारना, और सक्सेस मतलब क्या हो जाना, सफल हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का सी। और ये कहाँ पे है, ये है देखो सबसे लास्ट लाइन में, इसमें क्या लिखा गया है, एंड ही डिड सक्सीडेड, सॉरी सक्सीड, है ना, एंड मेड हिज कंट्री फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपको कितना समय लगा, आपको समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगा, और आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं हुई। आपको सीधा ध्यान देना है, आपको फोकस्ड रहना है, और आपको अपना आंसर ढूंढना है, बात खत्म। समझ में आया।
तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा जो वर्ड मीनिंग वाला होता है वो आपका बेसिक होता है बच्चा, ठीक है ना। वो थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। बात करते हैं आगे, है ना। इसमें क्या लिखा गया है, द गंगा स्पेशली, आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, अब इसके ऑप्शन को पढ़ना है, इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, इंडियाज रिच मिनरल्स, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। तो इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर, her song of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol, देखो symbol आ गया ना, symbol of India's age long culture and civilization। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तीसरा और चौथा लाइन को लेके यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब कि ये जो है सी वाला आपका जो ऑप्शन है वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले का सी। बात करते हैं दूसरा, What are the things loved by the author mentioned in the given passage? What are the things loved by the author mentioned in the given passage? इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, the snow-covered peaks and the deep valleys of Himalayas, the rich fields and the forest, the following river and stream, the snowy peaks and the deep valleys of the Himalayas as well as the rich and vast plains below। तो जहां तक हमने पढ़ा था उसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ever changing, ever flowing and yet ever the same Ganga, she reminds me of the snow covered peaks and the deep valley of the Himalayas। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि she reminds me of the snow covered peaks, किस वाले ऑप्शन में था, पहले में ना, the snow covered peaks and the deep, है ना, valleys of the Himalayas। इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, Which I have loved so much and of the rich and vast plains below। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चा, ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको क्या मिला, यही मिला ना, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, है ना। तो कौन सा शब्द जो कि पैसेज में है जिसका उल्टा होता है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है ना, विक्ट्री। और विक्ट्री का हमें चाहिए बच्चा अपोजिट, क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। और ये जो शब्द होगा, जो अपोजिट जो शब्द होगा ना, ये जो शब्द यहाँ पे होगा, है ना, वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको पैसेज में मिलेगा। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन है डिफीट, ट्रिम्फ, ओवरकम, रियून, है ना। तो देखते हैं कहाँ पे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था भैया, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ऊपर से पढ़ते हैं। द गंगा स्पेशली रिवर ऑफ इंडिया, इस देखते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में ऊपर क्या लिखा है, ट्रिम्फ, सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, यानी लास्ट में, दूसरी लाइन के लास्ट में ट्रिम्फ लिखा है, तो ये भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, डिफीट्स, देखो तीसरी लाइन में जो फुल स्टॉप है उसके पहले क्या है, डिफीट, ये भी आ रहा है। अब इसमें से कौन सा होगा, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जो वर्ड मीनिंग है ना, थोड़ी सी बेसिक वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और इसका कोई तरीका नहीं है ना। नहीं तो आप सोचेंगे इसमें ट्रिम्फ आ रहा है, इसमें डिफीट आ रहा है, तो अब कौन सा होगा, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो फिर हो जाएगा गलत, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। विक्ट्री लिखा गया ना, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत। विक्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चा, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, मतलब हमें हार चाहिए, क्या चाहिए, हार, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, अपोजिट, है ना। तो डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, है ना, डिफीट, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, है ना। डिफीट का मतलब होता है हारना, है ना। देखो इसका अगर आपसे मीन्स पूछता, क्या पूछता बच्चा, मीन्स, है ना। तो ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब भी क्या होता है, ट्रिम्फ मतलब भी होता है जीत, क्या होता है बच्चा, जीत, है ना। और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी जो ट्रिकी वाला चैप्टर था इसमें हमने इसको पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, जीत, है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप थोड़ी सी इसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे, और इसका कोई तरीका नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा, देखिए, है ना। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
इसमें क्या लिखा गया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। देखो हम लोग इसकी हिंदी जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, है ना, बिना हिंदी जाने ही आंसर आ जा रहा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा बहुत हिंदी निकालने का। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ इट इज टू लो, इट इज टू हाई, सी है इट इज टू नॉइजी, और डी है बोथ ए एंड बी। जब भी कभी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आए तो आप कोशिश करना एक बार तो उसको ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि उसने दिया क्यों, बोथ ए एंड बी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। या कभी हो ना कि ए बी सी ऑल करेक्ट है ना, तो ये भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही होगा, पर ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। देखिए तो ए में क्या लिखा है, इट इज टू लो, और बी में क्या लिखा है, इट इज टू हाई। पढ़ते हैं, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट। और देखो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस पैराग्राफ को ना ऐसे ऐसे मत ढूंढना, अपने मन में पढ़ते रहना, है ना, कि दिस, है ना, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल, क्योंकि पढ़ते हुए ढूंढोगे ना तो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो we do not see them, or nor do we see them when they are too rapid. So with a sound, when very low in pitch we do not hear, when very high we do not hear it either. देखो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पे लिखा गया है कि सो विथ साउंड, सो विथ साउंड मतलब कि साउंड के साथ भी ऐसा ही होता है। when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either। मतलब कि जब यह लो होता है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं, जब ध्वनि बिल्कुल स्लो होता है या लो होता है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं, अगर ध्वनि बहुत तेज है तब भी हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि कान के सुनने की जो एक क्षमता होती है, अगर उस क्षमता से कम ध्वनि होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, बहुत ज्यादा होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वी आर अनेबल, हम असमर्थ हैं, टू हियर अ साउंड, एक ध्वनि को सुनने में, यदि वो क्या हो, बहुत लो हो, और अगर वो बहुत ज्यादा हाई हो तब भी हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चा पहले का आपका डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कई बार जो पैराग्राफ होते हैं ऐसे होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, काफी अच्छा सवाल है। द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, है ना। ऑप्शन ए है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ द सिचुएशन, या ऑल ऑफ एबव। अब मैंने क्या कहा, ऑल ऑफ एबव आ गया, इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि यही सही हो जाएगा, ये दिया क्यों है, तो आप कोशिश करना है थोड़ा इसको देखना। तो हमें बताना है कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, इसका हिंदी में पता नहीं है, यानी टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, नॉर हियर इट आइदर तक। अगर आप इसके आगे देखेंगे ना तो आप ढूंढते जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। तो ये मिला ना, जो क्वेश्चन वाला जो था वो मिला, क्या मिला कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। अब इसी का हमें मतलब चाहिए, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, आर ऑलवेज सिमिलर। ये क्या कह रहा है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, है ना, यानी कि टू एक्सट्रीम आर अलाइक। ऑप्शन में देखते हैं, है ना, कि क्या दिया है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, ये तो नहीं हो सकता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये पता नहीं क्या है ना। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि इसका जो हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा सी वाला, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, सी वाला। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता रहा हूँ। द टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जानते हो बिल्कुल चरम, है ना, आर अलाइक, यानी आर अलाइक का मतलब होता है सेम होते हैं, यानी दो चरम क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो चरम का मतलब क्या होता है, जैसे, है ना, अगर ध्वनि बहुत तेज है ना, तो ये भी एक अपने चरम पर है, और ध्वनि बहुत स्लो है, मतलब एकदम स्लो है, तो वो भी अपने क्या है, चरम पर है। अगर प्रकाश की जो गति है वो बहुत तेज है तो वो भी एकदम अपने चरम पे है,
और अगर बहुत लो है तो भी चरम पे है ना। तो दो चरम, अगर कोई चीज दो बहुत टॉप लेवल पर है तो वो लगभग लगभग सेम ही होता है ना। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, इन दोनों सिचुएशन में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। मतलब कि अगर ध्वनि बहुत तेज हो तब भी हम नहीं सुन पाते, और ध्वनि अगर बहुत ज़्यादा हो तब भी हम नहीं सुन पाते, मतलब कि दोनों में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ बात करते हैं। देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, कौन सा शब्द जो कि पैराग्राफ में है जिसका मतलब होता है स्लो, है ना। रेजिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। अब हमें स्लो का क्या चाहिए बच्चा, हमें स्लो का चाहिए अपोजिट, ठीक है। स्लो का अपोजिट क्या होगा, रेजिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो ये सब क्या बेसिक सी वर्ड मीनिंग्स है ना। तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है रैपिड। क्या होता है बच्चा, रैपिड, है ना, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, क्या होता है, रैपिड, है ना। नहीं कहते रैपिड रिवीजन यानी फास्ट रिवीजन, तेज रिवीजन, ठीक है। स्लो का मतलब होता है धीरे। तो ये शब्द कहाँ पे है, ये शब्द है बच्चा 1 2 3 4, चौथी लाइन में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड रैपिड, है ना। तो स्लो का क्या हो जाएगा बच्चा, रैपिड हो जाएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसको करने का एक तरीका ये है ना, मैं इसमें आपको टिप्स ट्रिक्स बता दूं, तुक्का उक्का ना ये सब मत लगाना, आप बेसिक बात को समझना। रजिस्टर, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक, है ना। तो स्लो का जो अपोजिट है वो है रैपिड, रैपिड, है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन, है ना, तीन जो हमारे पास क्वेश्चन थे ये थे एमसीक्यू वाले। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पे। ओके जी, चलिए चलते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पे। अब क्या है, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास 8 क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसको हमें सही करके आना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान समझो, ठीक है। देखो, और इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आसान से भी हैं, कुछ टफ भी हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये फायदा मिल जाएगा कि हम सही तरह से आंसर को कैसे, है ना, छाट कर लिख पाते हैं कि जो एकदम एग्जैक्ट आंसर हो, और आंसर को क्वेश्चन से मिलाकर कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न, ठीक है। देखिए, है ना, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, है ना, आपकी बोर्ड पे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न। पहले तो आपको पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ना है जी, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। अब मैं इसकी हिंदी भी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। वैसे ही करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो कितना तक सही कर पाते हैं, और बच्चे कैसे करते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता और जिनको समझ में आता है वो कैसे करते हैं। देखिए, तो ऊपर से ढूंढेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, ठीक है। तो हमें नाइटिंगेल मिलना चाहिए, नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, ऐसा कुछ मिलना चाहिए ऊपर। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन May 12, 1820। हर पेरेंट्स, देखो हर पेरेंट्स आ गया ना, नेम्ड भी आ गया, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी व्हेन, सॉरी, वेयर शी वाज बोर्न। यहां तक मिला, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहेगा कि अच्छा यहां तक मिला, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऊपर से फ्लोरेंस कहां से लिखना स्टार्ट करेगा और बोर्न तक, यानी कि फ्लोरेंस से लिखना स्टार्ट करेगा, है ना, और कहां तक, बोर्न तक, जहां तक फुल स्टॉप है वो यहां तक कर लेगा। जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यानी कि शब्दों को मिलाया और सीधा लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ना, ठीक है, इसमें आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर है, छुपा है इसमें आंसर, आंसर सही भी है। लेकिन जो टीचर है ना वो थोड़ा से आपसे ना इंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या करा, बिल्कुल एकदम सेम एज इट इज छाप के लिख दिया। अब जिनको नहीं आता है वो करे तो करें क्या, समझ में तो वैसे भी नहीं आ रहा, है ना। तो एक ये तरीका है। तो पहला तरीका ये है जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ी सी हम क्वेश्चन को देखेंगे और उससे आंसर को कनेक्ट करके, मतलब कि आंसर जो हम लिखेंगे उसको हम क्वेश्चन से कनेक्ट करके लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है। अब मैं बताता हूँ इसको सही तरीके से करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखो, नंबर इसमें नहीं कटेंगे, है ना, 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे अगर आपने ऐसे लिख दिया तो डायरेक्ट, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो ए वाला, है ना, पहले का ए वाला, देखिए इसमें क्या लिखा गया है,
हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन में से कुछ लाइनें उठाते हैं। उस लाइनों को क्या होता है कि उसमें आप सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो हमेशा अफर्मेटिव देते हैं। अफर्मेटिव में आंसर देने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी बातें हैं वो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स। हाउ मतलब कैसे, वॉज मतलब था या थी थे। हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, यानी कैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम दिया गया उसके माता पिता के द्वारा, यानी कि उसके माता पिता के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम कैसे दिया गया, यह है क्वेश्चन, है ना। तो यहां पे क्या लिखा गया है 80-20 के बाद कि हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वॉज बॉर्न। अब इसका मतलब क्या है ना, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कोई सोचेगा यहीं से लिख देते हैं ना, हर पेरेंट्स नेम्ड के यहाँ से और बॉर्न तक, तो ठीक है, गलत नहीं है। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको उसके माता पिता के द्वारा नाम कैसे दिया गया। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वॉज बॉर्न। अब देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि हर पेरेंट्स नेम्ड, यानी उसके माता पिता ने नाम दिया उसका आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के नाम के बाद वेयर शी वॉज बॉर्न, जहां पे वह पैदा हुई थी। तो वो कहां पे पैदा हुई थी बच्चा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली, यानी वो कहां पे पैदा हुई थी, वो फ्लोरेंस मतलब कि इटली के फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, है ना, 12 मई को 1820 को। इसका मतलब यह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उसके माता पिता के द्वारा नाम कैसे दिया गया। तो कैसे दिया गया, ध्यान समझना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी, सब्जेक्ट है आपका फ्लोरेंस, है ना, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल समझते क्या होता है, नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल, है ना, नाइटिंगेल। और फिर क्या लगा देंगे बच्चा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड, है ना, नेम्ड। अब यहाँ पे क्या है, बाई हर पेरेंट्स। तो जब ये बातें होती हैं बाई हर पेरेंट्स, है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं बाई हर पेरेंट्स, लिख दिया जी, है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, है ना। तो आप यहां से उठा लेंगे, है ना, जहां पे लिखा गया है ना हर पेरेंट्स नेम्ड हर, मतलब उसके माता पिता ने उसको नाम दिया। तो हर तक नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखो आपने क्या लिखा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाय हर पेरेंट्स आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर के यहां से, है ना, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, है ना, ऑफ द सिटी, है ना, वेयर सिटी। अगर आप कोष्टक में सिटी का नाम लिखते तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्लोरेंस, फ्लोरेंस सी वाज बोर्न, है ना, वेयर सी वाज बोर्न। ये जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब बिल्कुल सही जवाब, है ना। क्या लिखा मैंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, है ना, उसके माता पिता द्वारा उसको नाम दिया गया। कैसे दिया गया, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, है ना, यानी कि सिटी के नाम, यानी जो शहर का नाम था उस शहर के नाम को दिए जाने के बाद। और उस शहर का नाम क्या था बच्चा, फ्लोरेंस, है ना, वेयर शी वाज बोर्न, जहां पे वो पैदा हुई थी। ठीक है, तो ऐसे आपको हो जाएगा सही। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था और शहर के नाम पर ही उनका नाम हो गया, है ना, क्या हो गया उनका नाम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि शहर का नाम क्या था, फ्लोरेंस। तो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया हेल्पिंग वर्ब और नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, जो क्वेश्चन में था मैंने उठा लिया। फिर यहां से मैंने लिख दिया कि उस, देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड, ध्यान से देखो ये पैसिव वॉइस में, किसमें बच्चा, पैसिव वॉइस में, और वाज लगा है और यहाँ पे क्या है, नेम्ड है, ठीक है, मतलब कि ये पास्ट एंड डेफिनिट में रहा होगा, तो किस में आया होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नाम दिया गया बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के नाम, कैसे दिया गया, कैसे दिया गया, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी शहर के नाम के बाद। और शहर का नाम क्या था बच्चा, क्वेश्चन में लिख देना, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, और क्वेश्चन में फ्लोरेंस वेयर शी वाज बोर्न, जहां पे वो पैदा हुई थी। दिस इज द वेरी 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 और वेरी नाइस आंसर। ऐसे लिखेंगे ना, टीचर बिल्कुल इंप्रेस्ड, वो वहीं कॉपी वॉपी छोड़ के जमीन पे नाचने लगेगा, ठीक है, लौटने लगेगा, भाई क्या जवाब लिखा बच्चे ने। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएंगे।
मिल जाएंगे उसमें भी 2 नंबर, लेकिन उसमें कट भी सकता है, उसमें 1 भी मिल सकता है। अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन को आंसर से जोड़ के, आंसर को क्वेश्चन से जोड़ के। बात करते हैं दूसरा। देखिए, इसको समझाने में मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि बाकी के क्वेश्चन को हम फटाफट से करें, है ना। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, कब पेसिव वॉइस में होता है। ये वाज है, यहाँ पे नेम्ड मतलब नाम दिया गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है। सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लिखने के बाद फिर हम ऐसे लिखते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What was फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन? देखते हैं इसका जवाब। कहाँ तक हमने पढ़ा था? बॉन्ड तक। हर सोल एम्बिशन इन, देखो एम्बिशन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तो जो भी बच्चा होगा दूसरे का आंसर कैसे लिखेगा? दूसरे का आंसर वो यहां से स्टार्ट करेगा, हर सोल एम्बिशन, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा और लिखते लिखते कहां पे खत्म करेगा? कहेगा कि सर जी फुल स्टॉप से स्टार्ट हुआ है तो फुल स्टॉप पे ही खत्म होगा, तो हैप्पीनेस तक वह लिख देगा, हैप्पीनेस तक वह लिख देगा। बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही जवाब है, कोई काट नहीं सकता, 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। पर मैं इसी को करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन? मतलब कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एम्बिशन क्या था? एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा क्या थी, वो क्या बनना चाह रही थी। नहीं कहते कि आपका एम्बिशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, है ना। तो उसका एम्बिशन क्या था? हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स, नर्स बनना। उसका जो एम्बिशन था वो था नर्स बनना, है ना। एंड सो ही गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। उसने क्या करा? शादी को लेके और जो पर्सनल खुशी यानी जो पर्सनल हैप्पीनेस है उसको उसने त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना, क्योंकि उसको नर्स बनना था, ठीक है। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे बच्चा? तो ये तो उनका हो गया जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप ना क्वेश्चन को, है ना, कनेक्ट करके लिखेंगे आंसर से। देखिए, तो आप लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, है ना, सब्जेक्ट क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। देखो जब भी ऐसा आता है ना, तो हम वो आज हमेशा बाद में लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम्बिशंस, एम्बिशंस, ठीक है। वॉच टू, है ना, टू कहाँ गया? टू बी अ नर्स, टू बी अ नर्स, खत्म। ये तुम्हारा मन करे तो वहां तक लिख देना, ठीक है ना, हैप्पीनेस तक, है ना, ठीक है। तो हैप्पीनेस तक लिख दोगे कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है, ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशंस, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इच्छा था, वाज क्या था? टू बी अ नर्स, यानी एक नर्स बनना, ठीक है। जो पूछा जाए वही जवाब दो, ठीक है, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, बात खत्म। नाम पूछा गया है तो नाम ही बताओ, ये नहीं कि पूरा, है ना, आपके पापा का ये नाम है, मम्मी का ये नाम है, ये फलाने ढिमकाने, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। जो पूछा जाए उसको कहते हैं एग्जैक्ट जवाब देना, ठीक है, ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा, है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो एम्बिशन था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज टू बी अ नर्स, एक नर्स बनना, ऐसे करके। तो हमने कहाँ से लिख लिया बच्चा? वहां पे वाज टू बी अ नर्स, फुल स्टॉप, बात खत्म। बात करते हैं सी वाला। व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हर? व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हर? क्या है बच्चा? ये पास्ट इंडेफिनिट है। व्हाट मतलब क्या, डिड द सोल्जर कॉल हर, सोल्जर मतलब जो सैनिक है, सैनिक उसको क्या कह के बुलाए, है ना, क्या कह के बुलाते थे, है ना, क्योंकि डिड आया है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो सैनिक उसे क्या कह के बुलाते थे? आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा था? हैप्पीनेस तक। सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, डे एंड नाइट सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट अप नो पेशेंट। इस सबको बहुत फास्ट करना है, मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूँ, पर आपको फटाफट से देखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप एक चीज यूज कर सकते हैं, वो है पेंसिल। जहां पे भी आपको आंसर जैसा लगे वहां पे आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, है ना। समझ में आया? ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और आप अगर चाहें तो जो पेंसिल है ना, पेंसिल से एक बार पहले खुद आंसर लिख के चेक कर लें कि आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, है ना, पेंसिल से।
कहाँ पे लिख सकते हैं सर जी? कॉपी के लास्ट में, है ना, ठीक है। उसको रफ कार की तरह, है ना, पेंसिल से लिखना, फिर बाद में मिटा देना, क्योंकि वो तुम्हें बस जानने के लिए था, ठीक है, ऐसे करके। किसी जगह सर इतना समय थोड़ी होता है, तो समय होता है ना, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, है ना, उसको फिर लिख के मिटा देना, या कोई बात नहीं, अगर नहीं टाइम मिले तो रफ कार काट देना, बात खत्म। क्योंकि कई बार बच्चों को कहता है ना सर जी मैं रफ कार्ड सिर्फ मैथ में होता हूँ, ठीक है, मैथ में होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश में लिख देंगे तो कॉपी अजीब सा लगेगा, अजीब नहीं लगता, वो आप ना ढूंढ रहे हो तरीका। क्योंकि आप अगर पेन से आंसर लिखने लगे, ओ गलत हो गया, काट दिया, तो बेकार लगेगा ना, तो आप साइड में चेक कर लो। अब हर क्वेश्चन में थोड़ी करना है, इसमें भी चेक कर सकते हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कैसे लिखेंगे कि जो सैनिक थे उसने उसको कह के क्या बुलाया, तो अब इसको ढूंढेंगे 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 जाएंगे ढूंढ ढूंढे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द लेडी विद द लैम्प द सोल्जर कॉल्ड हर। क्या कह के बुलाया? द लेडी विद द लैम्प, है ना, द सोल्जर कॉल्ड एंड दैट इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड हर एवर सिंस। तो अब कोई बच्चा होगा वो द लेडी विद द लैम्प से स्टार्ट लिखना करेगा और सिंस तक लिख देगा। तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको कैसे लिखेंगे, है ना, जैसे आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे द सोल्जर, ठीक है, सोल्जर लिखा आपने, है ना। अब जब भी देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता अफर्मेटिव में, आपने सेकंड फॉर्म लिख दिया कॉल्ड, द सोल्जर कॉल्ड हर। अब क्या क्या बुलाया बच्चा, क्या कह के बुलाया? द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विथ द लैम्प, है ना, बात खत्म। जो पूछा जाए वही जवाब। तो सैनिकों ने उसको द लेडी विद द लैम्प कह के बुलाते थे, बात खत्म, है ना। तो ऐसे करके ये आपका सी वाला भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, डी वाला। देखो हम इसकी हिंदी जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस्ड है वो कुछ भी करके इसका आंसर लेके आना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटेन, है ना। देखिए फॉरगॉटेन में हमें क्या चाहिए? अपोजिट चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही लिख देना है, अपोजिट, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है पहले की तरह, तो कैसे करेंगे? फॉरगॉटेन का जो है वो अपोजिट क्या होता है? फॉरगेट, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। फॉरगेट ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है? फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरगॉटन। इसका मतलब होता है भूल जाना। तो भूल जाना का अपोजिट क्या होगा, याद रखना। और याद रखना, अगर देखो जब भी मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना इससे कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो लास्ट से देखना, लास्ट के 1 2 या 3 लाइन में पक्का होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। द लेडी विद द लैम्प द सोल्जर कॉल्ड हर एंड द नेम बाई विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस। एक वर्ड आया ना, रिमेम्बर्ड, है ना। तो रिमेम्बर मतलब क्या होता है? याद रखना। तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिमेम्बर्ड, है ना, ठीक है ना। इस तरह से 1 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे और बाकी में 2 2 नंबर, है ना। तो आपके पूरे 7 पे 7 कर जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव वाला है तो इसमें जो होगा, है ना, जो वर्ड मीनिंग वाला है वो लास्ट के 3 मतलब लास्ट के लाइन से, है ना, मतलब कि पहली दूसरी तीसरी या चौथी लाइन में देख लेना, ठीक है ना। अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो शुरुआत की पहली दूसरी तीसरी लाइन में हो, या कई बार बीच में भी हो सकता है। पहले लास्ट में देखना, फिर ऊपर देखना, फिर बीच में देख लेना, ठीक है बच्चा, ऐसे करके। समझ में आया, है ना। तो इसको बताने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब नहीं आता है तब आपको कैसे करेंगे, और जब आपको आ जाता है तो आप कैसे मिला के लिखेंगे, है ना। तो ये तरीका है कि आपका एग्जाम में यही आ जाए, तो बस यही तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। तो बात करते हैं आगे।